हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी की फाउंडर कौन थी, खिलजी डायनेस्टी क्या था। तो इस पे हम एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो स्लैब डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? स्लैब डायनेस्टी थी। स्लैब डायनेस्टी को अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो स्लैब डायनेस्टी को आप देखना, उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। खिलजी डायनेस्टी, the consolidation of a vast empire like the Delhi Sultanate required reliable subedars and administrators. The early sultans of Delhi, especially Iltutmish, preferred to appoint their special slaves and subedar instead of फेडरेटर्स एंड दी जमींदार्स। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की नीड थी। द अर्ली सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, स्पेशली उनकी बात की जा रही है, इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। दीज स्लेव्स आर कॉल्ड बंदगा इन पार्शियन एंड वर बाउट फॉर मिलिट्री सर्विस। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। He was carefully trained to work in some very important political position in the state. उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। Since they were completely dependent on their master, the Sultan could also trust and depend on them. वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर डिपेंड होती थी, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब सुल्तानों को जो सलाह दी जाती थी, क्या एडवाइस दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ये एडवाइस दी जाती थी, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो भी गुलाम हो वो कैसे हो, वो सही ही हो, ईमानदारी हो, ऐसा नहीं था। योग्य और अनुभवी नहीं होते थे, ऐसे बहुत कम होता था कि जो योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते थे। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी एंड तुगलक रूलर कंटिन्यू टू यूज Bandga and at the same them kept and lower class people depended on them in high political position. खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ में अपने पर आश्रित का मतलब है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, है ना, उस पर डिपेंडेड हो, तो उसको बोलते थे आश्रित। अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। सच पीपल वर गिवन पोजीशन लाइक कमांडर एंड सूबेदार। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। बट दिस आल्सो लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। स्लेव्स एंड डिपेंडेंट्स वर लॉयल टू दियर ऑनर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू दियर हेयर्स। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। मतलब जो राजा थे, जो उस टाइम पे राजा थे, उनके प्रति तो क्या थे, वो वफादार थे, बट उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, उनके जो बेटे होते थे, जो नेक्स्ट उस गद्दी के राजा होने वाले थे, तो उनके प्रति वफादार नहीं होते थे। द न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। Consequently, as soon as a new ruler was seated on the throne, a clash between the new and old chieftains began due to the patrons of the lower classes by the sultans. Many of the other upper class were also deeply shocked, and the writer of Persian Tariq have also criticized the sultans of Delhi for placing the people of the lower dynasty in high position.
फलस्वरूप किसी नए शासक से सिंहासन पर बैठते ही प्रिय नए और पुराने सरदारों के बीच में क्या हो जाती थी, टकराहट शुरू हो जाती थी, एक तरीके से मनमुटाव होना शुरू हो जाता था। सुल्तानों के द्वारा क्या होता था, सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोग जो होते थे, निचले पद के जो लोग होते थे, लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। और फारसी जो तवारिख थे, फारसी तवारिख के लेखकों ने निचले जो लोअर लोग होते थे ना, लोअर डेंसिटी के जो लोग होते थे तो लोअर डेंसिटी के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की क्या की थी, उन्होंने आलोचना भी की थी कि वो जो नीचे पद के लोग हैं, नीचे लोअर डेंसिटी के लोग हैं, राजा उनको क्या करते हैं, ऊंचे पद बिठा देते हैं। तो इसमें काफ़ी होती थी ना, टकराहट शुरू होने लगी थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीब जो थे अजीज खुमार नामक कलाल, खुमार नामक कलाल नियंत्रित शराब बनाने वाला और बेचने वाला, फिराज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। किसने? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। किस किस को? खुमार नामक कलाल जो कि शराब बनाता था और बेचता था, एक फिरोज नाम का नाई था जो उनके बाल बनाता था, मनका ताबक नाम का एक बावर्ची था, एक लड्डा तथा पीरा नाम का माली था। इनको क्या किया था, इनको ये वैसे तो लोअर डेंसिटी के थे बट राजा ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, इनको प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट थी, हाई पोस्ट थी, उस पर इनको बिठा दिया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जो था जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। Like the early sultans, the Khalji and Tughlaq ruler also appointed generals as सूबेदार्स of different size of areas। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में इनको नियुक्त किया। These areas were called इक्ता and the official handling them were called इक्तादार और मुक्ति। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले जो इन इलाकों को संभालते थे उनको क्या बोलते थे, इक्तदार बोलते थे या फिर उनको मुक्ति कहा जाता था। द मोस्ट मुक्ति's ड्यूटी was to lead Mukti dynasty was to lead military operations and maintain law and order in his command. In return for the military service, the Invades used to collect revenue from their areas as slavery. They used to pay their soldiers as well with the amount of received as revenue. मुक्ति मुक्ति का क्या था, मुक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मुक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी या उसकी ड्यूटी जो थी वो सैनिक अभियानों को नेतृत्व करना है ना, सैनिक अभियान जो थे उनको क्या करना, उनका नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से क्या करते थे, राजस्व की वसूली भी किया करते थे। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द मुक्ति पीपल वाज दैट देयर पोजीशन शुड बी फॉलोड बाय द डेंसिटी एंड दे शुड ओनली गेट ए फ्यू यूनिट फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर विच दे वर ट्रांसफर्ड। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में क्या करते थे, मुक्ति इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम जो उनको रकम मिलती थी राजस्व से, वे अपने सैनिकों की उससे क्या करते थे, वो सैलरी देते थे। मुक्ति लोगों पर कंट्रोल रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उनका क्या हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ड्यूरिंग द रीजन of Sultan Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, these strict rules of employment were strictly followed. Accounts officers were appointed by the state to calculate the amount of revenue collected by Mufti people. It was kept in mind that the Muftis should collect the tax uh, prescribed by the state and keep soldiers according to the fixed number। अब सुल्तान अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो ड्यूटी थी उन ड्यूटीज़ के इन नौकरियों के क्या होते थे, नौकरी के कठोर नियम भी बनाए जाते थे। तो नौकरी में इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से इनका
पालन किया जाता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए स्टेट द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो इनका हिसाब किताब रखते थे सारा, है ना। लेखा अधिकारी जो सारा राजस्व कितना लिया गया है उन सब का हिसाब किताब रखते थे। तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही, जो टैक्स है ना, कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। When the sultans of Delhi brought the interior areas away from the cities, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो they also forced the feudal lords and rich landlords to bow to their पावर। तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलादीन खिलजी, अलादीन खिलजी के शासनकाल में द स्टेट ब्राउड the control of land revenue, vacation and recovery. The right to tax was taken away from the local federal lords, but they were also forced to pay them themselves. जो अलादीन खिलजी था, अलादीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंत, जो वहाँ पर स्थानीय थे, जो वहाँ पे रहते थे उस समय पे, तो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया कि ये कर नहीं लेंगे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाना पड़ेगा। ये अलादीन खिलजी ने कहा कि जो वहाँ के स्थानीय सामंत हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है टैक्स लेने का। अब क्या होगा कि वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी टैक्स देंगे। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइशी की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामान थे और कुछ पुराने जमींदार थे, तो सामंत और जमींदार पुरानों ने क्या किया, राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर थे, 3 तरह के टैक्स थे। कौन कौन से थे? ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पर, इट वाज कॉल्ड एंड विच वाज अबाउट 50% ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो कृषि से टैक्स लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। सेकंड जो था वो टैक्स था ऑन कैटल्स, मतलब मवेशियों पर था, और थर्ड जो टैक्स था वो था हाउसेस, यानी कि घरों पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रिमोट provinces like Bengal were difficult to control from Delhi and immediately after the conquest of South India. ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जो सबसे बड़ा पार्ट था, वो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से क्या था, आउट था, यानी कि बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुंदर प्रांतों का कंट्रोल काफ़ी कठिन था, डिफ़िकल्ट था, और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र में फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जो जंगल थे, घने जंगलों में ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैठाने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, उसके बाद उस पर उनका अधिकार नहीं रहता था। The Mongols led by Genghis Khan attacked the ट्रांसशोनिया, जिसे नॉर्थ उज्बेकिस्तान में है, इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत सफर्ड शॉर्टली thereafter. At the beginning of the region of Alauddin Khilji or Muhammad Tughlaq, the Mongols raided the Delhi, increased this force both the Sultanate to set up the large local army. Maintaining such a large army was a huge challenge for the administration. चंगेज खान के नेतृत्व में क्या हुआ, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में क्या किया, 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियन, यानी कि आधुनिक क्या है, उज्बेकिस्तान है प्रेजेंट टाइम में, पर क्या किया इन्होंने अटैक किया, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अपना धावा बोल दिया।
अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के स्टार्टिंग में दिल्ली पर मंगलों के धावे बढ़ गए थे, है ना, उनके आक्रमण बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक बहुत भारी चुनौती सा बन गया था। तो चलिए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलादीन खिलजी की। दिल्ली वाज अटैक्ड इन 1299 1300 and the 1302 and 1303 to counter them. Aladdin Khilji raised a huge standing army. अलादीन खिलजी दिल्ली पर दो हमले हुए थे, एक कब, एक 1299 में और दूसरा हुआ था 1302 में। इनका सामना करने के लिए अलादीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की थी। और सेकंड जो था, अलादीन खिलजी क्रिएटेड ए न्यू गैरिशियन सिटी कॉल्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर। अलादीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसियन शहर बनाया था। कौन सा शहर बनाया था? एक गैरिशियन नामक शहर बनाया था। फाइंड द सिटी इज द प्रॉब्लम ऑफ फिलिंग एंड सो मच ऑफ द soldiers was stopped by collecting farming yields in form of tax from the land between the Manga Yamuna. 50% of the farmers' yield was fixed as tax. सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से टैक्स के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का जो खेत में जो खेती होती थी उसकी पैदावार का 50% हिस्सा किस पे के दिया जाता था? टैक्स के रूप में उन्हें देना पड़ता था। The soldiers also had to pay salary. सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलादीन डिसाइडेड टू पे कैश द सोल्जर इन प्लेस टू एकता। अलादीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देने का उन्होंने बोला कि एकता नहीं दिया जाएगा, इनको क्या दिया जाएगा? एक सैलरी दी जाएगी, नगद सैलरी दी जाएगी, पे कैश किया जाएगा। द सोल्जर यूज्ड टू बाय देयर एसेंशियल गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली एंड इट वाज feared that the traders would increase the prices of their goods. To prevent this, Aladdin imposed control over the prices of goods in Delhi. Officers carefully surveyed prices and traders who violated fixed rates were punished. अब अलादीन ने क्या बोला था कि एकता के स्थान पर सैनिकों को क्या दिया जाएगा? पे कैश दिया जाएगा। उसने ये तय किया, निर्णय लिया। सैनिक की जो उनकी अपनी नीड्स होती हैं, है ना, अपने आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, ऐसा उनको लगता था, डाउट्स थे उन्हें। इसे रोकने के लिए अलादीन ने दिल्ली में चीज़ों को कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें क्या करता था? उनको पनिश भी किया जाता था। तो ये था अलादीन खिलजी ने इस तरीके से चुनौती का सामना किया था। सेकंड जो था जो मोहम्मद तुगलक, तो द मंगोल आर्मी डैट अटैक द सल्तनत वाज डिफीटेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना क्या हुआ? उस समय मंगोल की जो सेना थी वो हार गई थी। मोहम्मद तुगलक वाज सो कॉन्फिडेंट इन हिज आर्मीज पावर एंड हिज रिसोर्सेज दैट दे प्लान टू द अटैक ट्रांसॉक्सिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने जो रिसोर्सेज पर उसे विश्वास था कि उसे उज़्बेकिस्तान पर अटैक की एक योजना बना ली है। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, है ना। हीज ऑफिशियल्स मूव वाज टू क्रिएट अ स्टैंडिंग आर्मी। नया गैरिसन शहर जो कि अलादीन खिलजी ने बनवाया था सैनिकों के लिए, है ना, सिरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया था। तो नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहली ए कोहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। ये मोहम्मद तुगलक ने किया था। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया, बट उस जगह को खाली करवा के वो किसके लिए किया गया? उसका यूज सैनिकों के लिए यूज किया गया। Food was collected from the same areas to feed the army, but the Sultan also levied additional taxes to meet the needs of the vast number of soldiers. Meanwhile, there was a famine in that areas. सेना को खिलाने के लिए, सेना का पेट भरने के लिए
उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था, लेकिन सैनिकों की एक विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त टैक्स भी लिए और इसी दौरान इस क्षेत्र में क्या हुआ, अकाल पड़ गया था। मोहम्मद तुगलक आल्सो यूज टू गिव कैश सैलरी टू ही सोल्जर्स। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को क्या करता था, नगद वेतन देता था। जिस तरीके से अलादीन खिलजी देता था नगद वेतन, क्योंकि पहले तो वो क्या करता था, वो इक्ता देता था, बट बाद में उसने क्या किया, इक्ता के स्थान पर नगद वेतन शुरू कर दिया था। सेम इसी तरीके से मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस, कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह ही यूज टोकन करेंसी लाइक सम पेपर करेंसी टुडे। उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह, यानी कि टोकन जिसको सांकेतिक नॉमिनियल बोलते हैं, ये मुद्राएं चलाई थी। दीज कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल बट नॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट ऑफ चीप मेटल। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन कौन सी धातु की, जो सोना चांदी की धातु से ना होकर एक सस्ती धातु होती थी उसके बने होते थे। द पीपल ऑफ द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्टेड दिस करेंसी। 14वीं शताब्दी के लोगों जो थे, उसे इस मुद्रा पर, इस करेंसी पर ट्रस्ट नहीं था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वे बड़े चतुर थे। दे यूज टू कीप देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड यूज टू पे ऑल देयर टैक्सेस विद दिस टोकन करेंसी। कैसे क्लेवर थे वे, अपने जो सोना चांदी के सिक्के थे वे उन्हें बचा कर रख लेते थे और तमाम कर जो थे इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। दिस चीप करेंसी लाइक फेक कॉइन्स कुड आल्सो बी मेड इजिली। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। प्रशासनिक कदम की बात करें तो अलादीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सख्त रहे थे और इतिहासकारों ने कीमतों पर कमी और बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसने शासन काल की बहुत प्रशंसा की थी और मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने क्या किया, सफलतापूर्वक सामना किया था और उसे सफलता भी मिली थी। वहीं बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रशासनिक कदम थे, उसके बेहद असफल ही रहे थे, जबकि अलादीन को सफलता मिली थी। कश्मीर पर जब आक्रमण हुआ था तो वो पूरी तरीके से विफल हो गया था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा हो गई थी। दौलताबाद उन्हें ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें क्या गया था, जो जैसे कि बताया कि नई राजधानी दौलताबाद, जो वहाँ के निवासी थे, दहली उ कोहान के जो निवासी थे, उन्हें सेना के लिए खाली करवाया गया था उस जगह को, और उन लोगों को किया गया था, वहाँ के जो निवासी थे उन्हें दौलताबाद भेज दिया गया था। तो इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया था, उन्हें काफ़ी बुरा लगा था, जिससे परेशानियां पैदा हो गई थी, वो नाराज़ हो गए थे। टैक्सेस में और वृद्धि हो गई थी, तो टैक्सेस में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता और बगावत पर उतर आई थी। और मोहम्मद तुगलक का अंतत जो था, टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी, जो उसने टोकन मुद्रा चलाई थी, है ना, सोना चांदी की धातु को छोड़कर उसने क्या की थी, एक सस्ती मुद्रा देना शुरू कर दिया था। तो उसका भी क्या हो गया था, उसको भी ख़त्म करना पड़ा था। In counting these failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Sultan of Delhi had planned a campaign to conquer the Mongol region where Alauddin Khilji force was on defense. The steps taken by Muhammad Tughlaq were part of the plan for military aggression against the Mongols. इन तमाम असफलताओं को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सुल्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल इलाके की फतह करने की अभियान की योजना बनाई। जहां अलादीन खिलजी की बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो ये थी खिलजी डायनेस्टी, है ना। खिलजी डायनेस्टी का समापन यही हो गया था, और जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।